Hey everybody, you all welcome. Today we are going to start most important topic revolt of 1857. ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, हम सब जानते हैं कि ये रिवोल्ट जो है वो क्या हुआ था, फेल हो गया था. ठीक है, फर्स्ट रिवोल्ट था, डिसेसिव रिवोल्ट था, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ. ठीक है, ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए इस रिवोल्ट को चलाया गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ. ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, इस पूरे रिवोल्ट में इंडियंस जो हैं वो फेल हुए थे. तो आइए आज बात करते हैं व्हाट वर द काजेज ऑफ दिस रिवोल्ट. ठीक है, फिर देखेंगे मेन सेंटर्स क्या थे, किसने सपोर्ट करा, किस तरीके से ये रिवोल्ट फेल हुआ. एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. ठीक है, कौन सा वाला? रिवोल्ट ऑफ 1857. तो चलिए करें स्टार्ट. सबसे पहले बात करेंगे इसके काजेज. ठीक है, मेन काजेज ऑफ रिवोल्ट. ठीक है, तो पॉलिटिकल काजेज, सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल काजेज की. ठीक है, किसकी बात करेंगे सबसे पहले? पॉलिटिकल काजेज. तो द पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश लाइक द सब्सिडरी अलायंस एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था सब्सिडरी अलायंस और दोनों दूसरी पढ़ाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ठीक है, सब्सिडरी अलायंस मैंने आपको बताया था लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस करी थी. ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस करी थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने. ठीक है, और कब इंट्रोड्यूस करी थी ये भी मैंने आपको बताया था 1798. कब इंट्रोड्यूस करी थी? 1798. ठीक है, क्या होता था इस पॉलिसी के अंडर कि ये सब्सिडी लाइन साइन करवा करके हमने पढ़ा था कि भाई दूसरी टेरिटरी को क्या बोलते थे कि आप अपनी आर्मी नहीं रखेंगे, हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे और आप जो है उस आर्मी के बदले में हमें मनी रिटर्न में दोगे. ठीक है, ये पढ़ी थी हमने. कौन सी वाली? सब्सिडी लाइंस. किसने इंट्रोड्यूस करी थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने. कब करी थी? 1748. अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. तो हमने ये भी पढ़ी थी, ये किसने? लॉर्ड डलहौजी ने की थी. ठीक है, किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने. ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने ये कब करी थी ये भी मैंने आपको पढ़ाया था. ये आपकी करी थी 1848. कब करी थी? 1848. तो ये इस प्रकार की जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की, जिनके द्वारा इन्होंने उन एरियाज़ को ऑक्यूपाई किया, अनफेयर तरीके से किया, बहुत सारे एरियाज़ उसमें थे. तो ये भी एक कारण रहा किस चीज़ का? रिवोल्ट ऑफ 1857 के अनफेयर मीन्स से इन्होंने इंडियन टेरिटरीज़ को क्या करा? ऑक्यूपाई करा. ठीक है, लाइक कौन कौन सी थी? सतारा, झांसी, संबलपुर, नागपुर, अवध वर कंपेल्ड टू बी ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश थ्रू अनफेयर मीन्स. ठीक है, आपने झांसी का कहानी सुनी होगी. ठीक है, आपने नागपुर की कहानी सुनी होगी, अवध का हमने पढ़ा है. ठीक है, तो ये सारी टेरिटरीज़ को इन्होंने क्या करा? कंपेल करा अनफेयर मीन्स से और कब्जा किया. किसने? ब्रिटिशर्स ने. तो ये भी एक कारण रहा. यहाँ के जो राजा हुआ करते थे तो उनको इन्होंने भगा दिया और वो राजा बाद में इकट्ठे होकर के लड़ते हैं इनके खिलाफ. कौन सा वाला रिवोल्ट? रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? रानी लक्ष्मीबाई हर हायर सन वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द सक्सेसर. हम जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का अपना सन नहीं था, उनका था लेकिन उसकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने एक उनका अडॉप्टेड सन था. तो इसको इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू क्या नहीं बनने दिया था? नेक्स्ट राजा नहीं बनने दिया था, सक्सेसर नहीं बनने दिया था आफ्टर द डेथ ऑफ लक्ष्मीबाई हस्बैंड. ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? क्या पढ़ा हमने कि बहुत सारी इन्होंने पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी थी और उन पॉलिसीज़ के थ्रू बहुत सारी इंडियन टेरिटरीज़ को इन्होंने ऑक्यूपाई किया था, जिसमें आ जाते हैं झांसी, सतारा, संबलपुर, नागपुर, अवध एट्सेट्रा. और फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहे हैं हम, उनके बेटे को इन्होंने क्या नहीं बनने दिया था? राजा नहीं बनने दिया था, क्योंकि वो अडॉप्टेड सन था. सेम इन द केस ऑफ पेशवा. ठीक है, मराठाओं के केस में भी सेम हुआ. नाना साहेब जो कि अडॉप्टेड सन थे किसके? लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड. किसके बेटे थे? नाना साहेब. नाना साहेब वाज दी सन ऑफ किसके बेटा थे? पेशवा बाजीराव सेकंड. इनको भी कंपेल किया गया था कि आप कानपुर को छोड़ करके कहाँ चले जाएं? पूना में. समझ आ रही मेरी बात? इनको भी राजा नहीं बनने दिया था बिकॉज ही वाज आल्सो ए अडॉप्टेड सन, क्योंकि ये भी क्या थे? अडॉप्टेड सन थे. समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, फैमिली ऑफ पेशवा किसकी बात कर रहा हूँ? नाना साहेब. नाना साहेब वाज दी अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड. इनके ये बेटे थे, तो इनको भी राजा नहीं बनने दिया था और इनको कानपुर से भगा करके कहाँ भेज दिया था? पुणे.
ठीक है। उसके अवध वाज इनेक्स्ड बाई डलहौजी इन 1856। अवध को कब्जा किया था ब्रिटिशर्स ने कब? 1856। इनके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया था इन्होंने 1801, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या कर लिए थे, ये कब्जा कर लिया था डलहौजी ने कब? 1856, ठीक है। इट वाज द लास्ट टेरिटरी विच ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश, ठीक है, जो अवध था। समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद नेक्स्ट है, अब इन्होंने और क्या पॉलिटिकली और क्या चीज़ें की, तो द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द काइंस माइंटेड बाय द कंपनी। जो मुगल किंग्स के जो सिक्के, मतलब जो सिक्के हुआ करते थे, जो जिनको ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती, तो उन पे किसका वो लगाती थी लोगो, तो वो लगता था किसका? मुगल किंग का। तो उसको इन्होंने क्या कर दिया, जो नेम लगता था मुगल किंग का, उसको इन्होंने रिमूव कर दिया। तो ये भी एक कारण रहा, ठीक है। उसके बाद 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द बहादुर शाह, आपने पढ़ा था बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह सेकंड, जिसको हमने पढ़ा था लास्ट रूलर, ठीक है। तो क्या बोला गया कि भाई इसके बाद, बहादुर शाह जफर के बाद जितने भी राजा आएंगे, एक तो उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, क्या? सक्सेसर, उनको सिर्फ प्रिंस बोला जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या बोली कि भाई इनको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे हम, कहाँ? एन अदर प्लेस एट दिल्ली। समझ आ रही मेरी बात? क्या बोला गया? लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि डेथ हो जाएगी जब बहादुर शाह जफ़र की, तो इसके बाद जितने भी राजा आएंगे उनको रेड फोर्ट से शिफ्ट करके दिल्ली के किसी दूसरे पार्ट में रखा जाएगा। और इसके साथ साथ बहादुर शाह जफ़र के बाद जितने भी किंग्स बाकी होंगे, कोई भी होगा प्रिंसेस, तो प्रिंस तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको राजा नहीं बनाया जाएगा, उसको जस्ट एक प्रिंस बोला जाएगा, बस, ठीक है, सिंपल। तो मुगल रूल को भी क्या कर दिया इन्होंने? टोटल ख़त्म कर दिया। तो ये थे आपके कौन से वाले? पॉलिटिकल काज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या पढ़ा हमने कि बहुत सारी इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करी? पॉलिसीज़, ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज़। जैसे हमने बात करी सब्सिडरी अलायंस, और दूसरा हमने बात करी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जल्दी से आपने मुझे बताना है, सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाई वोम एंड व्हेन, किसने इंट्रोड्यूस करी और कब इंट्रोड्यूस करी? कमेंट में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि इनकी जितनी पॉलिसीज़ थी बहुत एक्सप्लॉयटेटिव थी। झांसी की रानी की हमने एग्जाम्पल पढ़ी, हमने नाना साहिब की एग्जाम्पल पढ़ी। उसके बाद हमने मुगलों के पर्सपेक्टिव से बात करी कि जितने भी मुगल थे उन्होंने बोला कि मुगलों को हम रेड फोर्ट से शिफ्ट कर देंगे दिल्ली के किसी दूसरे एरिया में। और दूसरी बात उन्होंने करी कि भाई ये बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, बहादुर शाह सेकंड जिसको हम बोलते हैं, इसके बाद जितने भी सक्सेसर्स होंगे उनको राजा नहीं बनाया जाएगा, उनको जस्ट प्रिंस कहा जाएगा और इनके रूल को टोटल ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल काजेज़ रहे। उसके बाद बात करते हैं अब इकोनॉमिक काजेज़, ठीक है। कौन से वाले काजेज़ की बात कर रहे हैं अभी हम? इकोनॉमिक काजेज़। चलिए, एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसी तरीके से इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी हमने पढ़ा था अभी रेवेन्यू सिस्टम्स हमने कुछ पढ़े थे, जैसे महलवारी सिस्टम की बात करी थी हमने, हमने रोतवारी सिस्टम की बात करी थी, हमने परमानेंट सेटलमेंट की बात करी थी। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? रिवोल्ट ऑफ 1857। इन्होंने एक ऑर्डिनरी मासेस जो हैं, जो आम लोग हैं, ठीक है, हर एक सेक्शन, हर एक वर्ग को इन्होंने तंग करके रखा था, ठीक है। कोई भी, चाहे वो पेजेंट्स हों, चाहे वो मतलब जितने जैसे मौलवी पंडित, हर सेक्शन को इन्होंने टॉर्चर करके रखा था, ठीक है। तो अब देखो ये हम बात कर रहे हैं इनकी पेजेंट्स की, फार्मर्स की। तो इन्होंने क्या करा कि बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए थे। हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाते थे। उसके बाद इन ज़्यादा टैक्सेस के होते हुए मैनी फेल्ड टू पे बैक। आप देखो जैसे कोई फार्मर है तो वो क्या करता था? लोन लेता था, ठीक है, लोन लिया किससे? मनी लेंडर से। तो अब बहुत ज़्यादा टैक्स, जब देखो कल्टीवेशन हुई, कल्टीवेशन होने के बाद प्रोडक्शन हुई, समझ आ रही मेरी बात? कल्टीवेशन हुई, कल्टीवेशन होने के बाद क्या हुआ? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का आधे से ज़्यादा हिस्सा तो आपको किस में देना पड़ता था? टैक्स में देना पड़ता था। तो ये कारण होता था कि वो जो मनी ली थी उन्होंने, जो पैसे लिए होते थे मनी लेंडर से, वो वापस ही नहीं दे पाते थे। समझ आ रही बात? वो वापस नहीं दे पाते थे। तो ये भी एक कारण रहा कि इन लोगों ने इतने हम पे टैक्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अब तो अच्छा चांस है, अब तो शुरुआत हुई है, हमें भी लड़ना चाहिए इनके खिलाफ। तो फार्मर लोग भी इनके खिलाफ हो गए थे, जो पीजेंट्स लोग हैं, ठीक है। देन उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, लाइक महलवारी सिस्टम, हमने पढ़ा था, ठीक है, महलवारी सिस्टम। उसके बाद मैंने आपको बताया था रोतवारी सिस्टम। उसके बाद मैंने आपको बताया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे के सारे रेवेन्यू सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये भी एक कारण रहे किस चीज़ का? आपने पढ़ा था पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस थे, कौन कौन से। तो ये भी एक कारण रहा किस चीज़ का? रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। समझ आई मेरी बात? क्या पढ़ा हमने कि बहुत सारी उन्होंने क्या करी थी? बहुत सारी एक्सप्लॉयटेटिव
एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी थी, लाइक दी हाई टैक्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्स। उसके टैक्स के चलते क्या होता था, लोग जो लोन लेते थे मनी लेंडर से वो वापस ही नहीं कर पाते थे। और बहुत सारे जो रेवेन्यू सिस्टम पूरे भारत में थे, लाइक महालवारी सिस्टम, रोतवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट्स, जो इंडियन प्रोडक्ट्स होते थे उस पर ज़्यादा ड्यूज़ लगा देना, ठीक है, मतलब ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा देना, जैसे टोल होता है ना, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह इंडियन प्रोडक्ट्स आएंगे तो उस पर ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनरी टैरिफ पॉलिसीज, लाइक इम्पोर्ट हो रहा है, जैसे ब्रिटिश गुड्स हैं जो चीप होंगी, इंग्लैंड से लाई जा रही होंगी, तो उस पर नहीं लगाया जाता था टोल, या उससे नहीं लिया जाता था पैसा या टैक्स, लेकिन किससे लिया जाता था, इंडियन गुड्स से। जैसे इंडियन मर्चेंट्स होंगे तो वो अगर यहाँ से चीज़ें लेकर के जाएंगे, मतलब अगर सेल करने जाते हैं तो उस पर क्या लगाया जाता था, बहुत ज़्यादा टोल लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, ड्यूटीज़ लगाई जाती थी। तो ये था एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो ये भी एक कारण रहा किस चीज़ का, रिवोल्ट ऑफ 1857। इम्पोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। आप देखो क्या हुआ कि हमारे वाले यहाँ पे क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से चीज़ें बनाते थे, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने क्या करा कि ये मशीन गुड्स इंट्रोड्यूस किए हमारे यहाँ, ठीक है। इंग्लैंड से क्या लाते थे, मशीन गुड्स लाते थे जो कि थोड़ी चीप होती थी, उनको यहाँ पे सेल करते थे। अब देखो क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ जो है 200 की मिल रही है ना, अगर मशीन गुड है तो वो 200 की मिल रही है, अगर हाथ से बनाई हुई वही चीज़ है तो वो आप 400 में बेच रहे हो, तो अब पीपल कौन सी प्रेफर करेंगे, 200 वाली। तो अब क्या हुआ कि आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो हमारी ट्रेडिशनल इकानमी थी या ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सिस्टम था वो सारा का सारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया इनकी इन एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया हमारे यहाँ, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई पूरे भारत में, और इस वजह से लोग जो थे बहुत तंग थे और उन्होंने क्या करा, रिवोल्ट करा 1857, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट दैट हिट द पीजेंट्स एंड द आर्टिसंस। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारी इनकी एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, हाई रेवेन्यू था, रेवेन्यू सिस्टम, बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो थे ज़्यादा हुआ करते थे, जिनके चलते लोग जो थे जो मतलब उधार लिया होता था पैसा वो भी वापस नहीं दे पाते थे, ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद उस पे सोने पे सुहागा इन्होंने क्या करा कि बाहर से चीप गुड्स इंट्रोड्यूस करी हमारे यहाँ, जिससे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। हमारे वाले हैंडीक्राफ्ट पे डिपेंड होते थे, तो वो हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशनल इकानमी सिस्टम जो था वो सारा का सारा क्या कर दिए, डिस्ट्रक्ट कर दिए। तो अब बात करते हैं सोशो रिलीजियस काजेज़। दो काजेज़ हमने डिस्कस कर लिए, पॉलिटिकल काजेज़ और दूसरे कौन से, जल्दी से बताइए, इकोनॉमिक काजेज़, ठीक है। तो अब दूसरे कौन से हमारे, सोशो रिलीजियस काजेज़। अब इसमें बात करते हैं, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स, मतलब हमारी सोसाइटी में क्या ऐसे, समाज में, हमारे रिलीजन में क्या ऐसी रिफॉर्म्स करी उन्होंने, क्या ऐसे काजेस रहे। तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स इन इंडियन सोसाइटी लाइक दी एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम, ठीक है। किसको, सती सिस्टम को ख़त्म कर दिया इन्होंने, विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, ठीक है, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी उस समय पे हमारे यहाँ थे, ठीक है। उसके बाद जैसे सती सिस्टम में इसको ख़त्म किया गया कब, 1829, ठीक है। कब ख़त्म किया गया, 1829। किसने करा, विलियम बेंटिक ने, ठीक है। किसने किया, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, याद रह जाएगा, विलियम बेंटिक। किसको ख़त्म किया, सती सिस्टम को, एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम एंड विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ कब, 1856, ठीक है। वुमेन एजुकेशन, तो ये कुछ इन्होंने रिफॉर्म्स करी, जैसे सती सिस्टम को बंद कर दिया, विडो रीमैरिज, जो भी विडो होगी वो दोबारा शादी कर सकती है, वुमेन एजुकेशन। तो इस वजह से जो था कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, वो इनके खिलाफ हो गए कि तुम कौन होते हो हमारे रिलीजन में इंटरफेयर करने वाले, ठीक है। तुम यहाँ ट्रेडर बन के आए थे, ठीक है, तुमने टेरिटरीज ऑक्यूपाई की, लेकिन अब तुम हमारे रिलीजन में भी इंटरफेयर करोगे, तुम हमें बताओगे, तो सती सिस्टम तुम बंद करोगे, उसके बाद तुम विडोज़ के लिए रीमैरिज लाओगे, तो वो लोग भी इनसे गुस्सा हो गए, ठीक है। द कंजर्वेटिव एलिमेंट्स गॉट एंग्री। अब यही काफ़ी नहीं था कि सिर्फ एवोल्यूशन सती सिस्टम कर दिया 1829 में, या विडो रीमैरिज एक्ट ले आए, ठीक है। और क्या किया इन्होंने, और देखो, क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्टेड पीपल इनटू दी क्रिश्चियनिटी
ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स थिंक दैट इट इज़ अगेंस्ट द धर्म एंड दीन। अब इन्होंने क्या करा कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ को बोला गया कि भाई आप क्या कर सकते हो, हिंदुओं और मुस्लिम्स को कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम थिंक दैट कि इट इज़ अगेंस्ट द धर्म, धर्म फॉर हिंदूज और दीन फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने बोला कि हमारे दीन और धर्म के ये खिलाफ है कि क्यों हमें कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या करा कि भाई कन्वर्ट होंगे आप अगर, देखो इसी चीज़ पे, आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ऑन दी लैंड एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो क्रिश्चियन मिशनरीज को इतने राइट दे दिए कि तुम यहाँ पे अपना फंक्शन फ्रीली कर सकते हो, जैसे कन्वर्जन कर रहे हो करो फ्रीली, ये ही, और इसके ऊपर से तुम लोग क्या कर सकते हो, जहाँ रह रहे हो वहाँ की लैंड प्रॉपर्टी हर चीज़ को ऑक्यूपाई कर सकते हो फ्रीली। ठीक है, नो वरी। ठीक है, कब, 1830 में, कब, 1830 में क्रिश्चियन मिशनरीज को क्या बोला गया कि यू आर फ्री टू ऑक्यूपाई योर लैंड एंड प्रॉपर्टी इन योर डोमेन। ठीक है, उसके बाद एंड अलाउड द इंडियन, अब देखो जो इंडियंस, अब क्या होता था कि कुछ कन्वर्ट हो जाते थे, लेकिन फिर क्या होता, जैसे दो भाई हैं, जैसे ए और बी, ये दो भाई हैं, ठीक है, जेड के बेटे हैं दोनों। तो अब क्या होता था, जैसे ए जो है वो हिंदू ही रहा, दोनों हिंदू थे, बी क्या बन गया, मुस्लिम। अब मुस्लिम बन जाता था जो, मुस्लिम नहीं सॉरी, क्रिश्चियन। ठीक है, क्या बन गया ये, जेड के कितने, दो बेटे, ए और दूसरा कौन सा है, फॉर एग्जांपल बी। तो बी जो है वो क्या बन जाता है, कौन सा धर्म कबूल कर लेता है, क्रिश्चियन। ठीक है, कौन सा, क्रिश्चियन। अब क्या होता था, जो जेड की प्रॉपर्टी है वो किसको मिलती थी, ए को, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गया, बी, क्रिश्चियन में। तो अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई ऐसा नहीं होगा, अब जो क्रिश्चियनिटी में गया है, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी में गया है उसको भी जेड की प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार है, उसको भी प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, तो अब लोगों को टेंशन कम होगी कि चाहे हम देखो कन्वर्ट हो भी जाएंगे तो तब भी हमें पेरेंट की प्रॉपर्टी क्या है, वो मिलनी है, तो टेंशन वाली बात खत्म। तो अब ये भी एक कारण रहा किस चीज़ का, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, एंड अलाउड द इंडियन हु हैड कन्वर्टेड द क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज इंसेस्टर। ठीक है, कि भाई क्या कर सकते हो तुम भी अब से, ठीक है, क्या बोला गया कि आप लोग अगर क्रिश्चियनिटी में जाते हो तो क्या कर सकते हो, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हो, अलाउ कर दिया। ठीक है, उसके बाद लैंड बिलोंगिंग टू टेम्पल, अब देखो ये तो ऑर्डिनरी पीपल्स को तो गुस्सा चढ़ाया चढ़ाया, हर एक सोसाइटी के सेक्शंस को क्या किया इन्होंने, तंग करके रख दिया। लेकिन अब टेम्पल और मॉस्क्यू बचे थे, तो इन्होंने क्या करा, टेम्पल और मॉस्क्यू पे भी क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। ठीक है, टैक्स इम्पोज कर दिया कि जितनी वो लैंड होगी उससे भी टैक्स कलेक्ट होगा। उसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियंस डिनाइड फ्रॉम हाई रैंकिंग जॉब्स। ठीक है, इंडियंस के साथ क्या किया जाता था, रेस बेस, कलर बेस उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, और उनको कभी सूबेदार से हाई रैंक पे नहीं रखा जाता था। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा किसका, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कौन से पढ़े हमने, सोशो रिलीजियस काजेज। जल्दी से रिवाइज करेंगे, सोशो रिलीजियस काजेज में क्या करा इन्होंने, बहुत सारी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करी, क्या करा, बहुत सारी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, कौन कौन सी रिफॉर्म्स थी, जैसे हमने बात करा सती सिस्टम इंट्रोड्यूस, ठीक है, सती सिस्टम सॉरी इंट्रोड्यूस नहीं, अबोलिश्ड इन इंडिया। एंड देन उसके बाद हमने बात करी विडोरी मैरिज एक्ट। उसके बाद बोला गया कि भाई वुमेन्स के लिए भी एजुकेशन होनी चाहिए। इससे जो है लोग बहुत परेशान हो गए कि हमारे रिलीजन में तुम इंटरफेयर कर रहे हो। अब यही काफ़ी नहीं था, इन्होंने क्या करा कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया कि आप जितना मर्जी धर्म परिवर्तन है वो कर सकते हो। और देखो पहले क्या था कि भाई अगर कोई अपना धर्म छोड़ के जाता था उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, उन्होंने अलाउ कर दिया कि आज के बाद जो भी धर्म बदलेगा उसको क्या मिलेगी, पेरेंट की प्रॉपर्टी भी मिलेगी, बाप की प्रॉपर्टी बराबर मिलेगी, जितनी एक बेटे को मिलेगी उतनी ही उस कन्वर्जन वाले को भी बराबर मिलेगी जिसने कन्वर्ट हुआ है जो। ठीक है, तो ये सारे कारण रहे किस चीज़ के, कौन से वाले, सोशल काजेस। देन अब बात करते हैं हम कौन से, मिलिट्री काजेस। ठीक है, कौन से वाले, मिलिट्री काजेस। तो इन 1856 लॉर्ड कैनिंग, लॉन नहीं है जी, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग गवर्नमेंट पास द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट इंडियन सोल्जर स्टेशन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब क्या करती है लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग जो है, ये लॉर्ड कैनिंग गवर्नमेंट ने क्या करा, एक एक्ट पास किया जिस एक्ट का नाम था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट।
ठीक है। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके अंडर इंडियंस को क्या किया जा सकता है, ओवरसीज भेजा जा सकता है, बर्मा भेजा जा सकता है, श्रीलंका भेजा जा सकता है, किसी दूसरी टेरिटरी में भेजा जा सकता है, ठीक है। कौन से एक्ट के थ्रू? जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। कब? 1856, ठीक है। अब देखो कि इनको क्या कहें कि मतलब ओवरसीज़, तुम्हें सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अगर तुम एक सिपाही हो, सोल्जर हो, तो इंडिया में ही नहीं, आपको ओवरसीज़ कहीं भी भेजा जा सकता है। कौन से एक्ट के थ्रू? जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है। हिंदू, ये भी एक कारण रहा कि तुम्हें ओवरसीज़ भेजा जाएगा कहीं भी। और हिंदू सोचते थे कि ओवरसीज़ जाने से, मतलब अगर हम सी क्रॉस करते हैं तो हमारी कास्ट जो है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हिंदूज थिंक द पर्सन लॉस्ट हिज कास्ट आफ्टर क्रॉसिंग सीज, के हम अगर सीज को क्रॉस करेंगे, देखो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो एक्ट ले आए वो 1856 में, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई अगर ऐसा, उनके दिमाग में क्या थी, एक क्या थी, मतलब ऐसे थिंकिंग थी, स्टेरियोटाइप थिंकिंग, कि भाई हम क्या करेंगे, अगर हम, एक साइकोलॉजिकल मिथ था कि हम अगर क्या करेंगे, सीज को क्रॉस करेंगे तो हमारी कास्ट क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी कारण रहा। मिक्सिंग ऑफ द कास्ट इन आर्मी, अब क्या होता था कि आर्मी में ज़्यादातर लोग जो होते थे वो 60% राजपूत हुआ करते थे, ठीक है। 60% लोग राजपूत हुआ करते थे, तो आर्मी में एज यू नो कि नहीं देखा जाता कि अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो क्या करते थे ब्रिटिश लोग, सबको मिक्स, जैसे खाना है, सोना है, बैठना है, ड्यूटी देनी है, तो मिक्स होता था। तो ये भी एक कारण रहा कि वो लोग जो अपर कास्ट वाले थे वो इस चीज़ से परेशान थे कि हमारी इंटरमिक्सिंग क्यों हो रही है, ठीक है। देन इंडियन डिडेंट राइज फ्रॉम द रैंक ऑफ सूबेदार, अगर आप इंडियन हो और आप सोल्जर हो तो आप सूबेदार से आगे नहीं बढ़ेंगे, आप सूबेदार ही बन सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद इंडियन डिडेंट राइज फ्रॉम द रैंक ऑफ सूबेदार, भत्ता सिस्टम वाज गिवन टू इंडियन सोल्जर फॉर ओवरसीज बट डिसकंटिन्यूड। क्या होता था, भत्ता दिया जाता था, मतलब एक्स्ट्रा मनी दी जाती थी आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी दी जाती थी जब आप कहाँ जाते थे, ओवरसीज़ ड्यूटी लगाई जाती थी। समझ आ रही मेरी बात? जब भी ओवरसीज़ ड्यूटी लगाई जाती थी तो आपको क्या दिया जाता था, जितनी सैलरी है उससे कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा, विच इज़ नोन एज भत्ता सिस्टम। और उस भत्ता सिस्टम को क्या कर दिया इन्होंने, डिसकंटिन्यू कर दिया, उसको क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो ये भी एक कारण रहा किस चीज़ का, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब बात करते हैं फॉरबिडन टू बेयर तिलक, टर्बैन, बियर्ड एट्सेट्रा, ठीक है। अब जो सोल्जर्स हैं आर्मी में जो होंगे, तो वो क्या नहीं कर सकते, तिलक नहीं लगा सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, ठीक है। तिलक हो गया हिंदुओं के लिए, पगड़ी होगी सिखों के लिए, बियर्ड हो गया मुस्लिम्स के लिए, दाढ़ी, ठीक है। तो अब ये तीनों चीज़ें प्रोहिबिट कर दी कि भाई ये तुम नहीं कर सकते। तो ये भी एक कारण रहा, इस वजह से वो लोग बहुत परेशान थे कि हमें अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो क्यों नहीं फॉलो करने दी जा रही हैं, ठीक है। तो बदला तो बनता था, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इन फील्ड राइफल्स ग्रीस्ड विद फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। फिर इन फील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया जो कि किससे क्वार्टर थी, किससे ग्रीस्ड थी, क्या लगा हुआ था उनको। ये एक ऐसा, ये भी एक साइकोलॉजिकल मिथ था, अभी तक इसको किसी हिस्टोरियन ने जो है वो क्लैरिफाई नहीं किया है कि क्या वाकया ही ऐसा था, क्या उस पर ये फैट ऑफ काऊ एंड पिग लगी थी या नहीं लगी थी, ऐसा कहीं भी दावा नहीं हुआ है। और कहीं तो ये भी मतलब एक मिथ था, एक तो ये था कि भाई ये जो इनफील्ड राइफल्स थी ये इन पे क्या लगा हुआ था, फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। और दूसरा कहा जाता था कि जो काउज वगैरह की जो हड्डियां हैं उनका पाउडर मिला करके आटे में मिक्स किया जा रहा है पूरे मार्केट में, और इस वजह से भी ऑर्डिनरी पीपल्स जो है बहुत एंगेज्ड हो गए थे किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये हो गए आपके कौन से वाले काजेस, मिलिट्री काजेस, ठीक है। मिलिट्री काजेस में हमने क्या पढ़ा कि मिलिट्री को क्या किया जाता था, ओवरसीज़ भेजा जाता था, ठीक है, ओवरसीज़ भेजा जाता था और क्या दिया जाता था, भत्ता सिस्टम। बट उस भत्ता सिस्टम को क्या कर दिया इन्होंने, डिसकंटिन्यू कर दिया। और हमारे वाले ये सोचते थे, एक साइकोलॉजिकल दिमाग में मिथ था कि हम अगर ओवरसीज़ जाते हैं तो क्या होगा, हमारी कास्ट नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ कारण रहे किस चीज़ के, कौन से वाले, मिलिट्री। और उस पे सोने पे सुहागा इनफील्ड राइफल का इंट्रोड्यूस करना, जिसमें लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया, एक रूमर फैल गया कि भाई ये जो राइफल्स हैं ये किससे क्या लगाया हुआ है इनको, फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, ठीक है। इनको क्या करना पड़ता था, दांत से पहले बाइट अप करना पड़ता था और उसके बाद जो है ये राइफल का यूज़ किया जाता था। तो ये भी एक कारण रहा किस चीज़ का, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये तो हो गए काजेस, ठीक है, जो ग्रेजुअल काजेस थे। अब क्या हुआ कि इमीडिएट काजेस क्या हुए,
इमीडिएट काजेज़ क्या हुए, ठीक है, जल्दी से इमीडिएट काजेज़ क्या थे। तो 29 मार्च 1857 को क्या होता है, मंगल पांडे अरेस्टेड, ही वाज द सिपाही ऑफ 34 इन्फेंट्री, ही किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर, ह्यूगसन, इसने 2 अपने ही ऑफिसर को मारा था, ह्यूगसन और दूसरा था बोग, ठीक है, ठीक है, याद रह जाएगा। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल चलने वाली फौज, ठीक है, कैवलरी होते हैं घोड़सवार। तो 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ने क्या करा, अपने 2 ऑफिसर को मार दिया, एक था ह्यूगसन और दूसरा था बोग, ठीक है, कहाँ पे, एट बैरकपुर नियर कलकत्ता। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बताओ मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री का पार्ट थे। तो याद रखना है 34 इन्फेंट्री एट बैरकपुर, ठीक है, किस किस को मारा इसने, ह्यूगसन और बोग को, कब, 29 मार्च 1857, ठीक है। अब क्या किया कि इन दोनों को मारने के बाद ब्रिटिशर्स ने इसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इसको हैंग कर दिया 8 अप्रैल 1857। सारी डेटें याद रखनी है। 29 मार्च 1857 को क्या हुआ, मंगल पांडे वाज अरेस्टेड, और ये किसका सिपाही था, 34 इन्फेंट्री का, किसको मारा था इसने, 2 ब्रिटिशर्स थे, ह्यूगसन और दूसरा कौन था, बोग, ठीक है। और 8 अप्रैल को इसको क्या कर दिया था, फांसी लगा दी थी। उसके बाद 24 अप्रैल को क्या होता है, 90 इंडियन सोल्जर रिफ्यूज टू यूज़ इनफील्ड राइफल। अभी भी जो आपने पीछे पढ़ी, जिनको ग्रीस लगी थी, ग्रीस्ड विद सॉरी फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, तो उन राइफल्स का यूज़ करने से मना कर दिया। कितने सोल्जर्स ने, 90 सोल्जर्स में से। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये सोल्जर कहाँ के थे, मेरठ, ठीक है, मेरठ के सोल्जर थे। कौन सी वाली कैवलरी थी, 3rd कैवलरी, ठीक है, मेरठ के 3rd कैवलरी के क्या थे, कैवलरी अभी मैंने आपको बताया घोड़सवार। कौन सी डेट थी, 24 अप्रैल, कब, 1857, 24 अप्रैल 1857 को क्या होता है कि भाई 90 सोल्जर्स जो हैं 3rd कैवलरी के, मेरठ में 3rd कैवलरी के, मना कर देते हैं कि हम इन इनफील्ड राइफल का यूज़ नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया, 9 अप्रैल को इन आउट ऑफ 90 में से 85 को जो है डिसमिस कर दिया, आर्मी से निकाल दिया और इनको जेल में डाल दिया। कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए, ठीक है। अब इमीडिएट काजेज़ को जल्दी से रिवाइज करेंगे। क्या पढ़ा हमने कि भाई क्या होता है हमारे यहाँ, सबसे पहले मंगल पांडे साहब जो हैं क्या करते हैं, मंगल पांडे किल्ड, कितने लोगों को मार दिया मंगल पांडे, 2, ठीक है। मंगल पांडे ने क्या किया, 2 अपने ऑफिसर्स को मार दिया, एक था ह्यूगसन और दूसरा था बोग, ठीक है, कहाँ पे, बैरकपुर में। और ये जो था मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री का पार्ट था, 34 इन्फेंट्री एट बैरकपुर। अब क्या हुआ कि 8 अप्रैल को क्या होता है, सॉरी 8 मार्च को इसको क्या कर दिया जाता है, हैंग आउट कर दिया जाता है। किसको, किसकी बात कर रहा हूँ, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या कर दिया, लटका दिया, ठीक है। देन उसके बाद 24 अप्रैल 90 कैंडिडेट्स जो हैं, जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, कौन सी कैवलरी के, 3rd कैवलरी के, उन्होंने मना कर दिया कि हम इनफील्ड राइफल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद उन 90 में से 9 अप्रैल 85 को क्या किया गया, ठीक है। अब क्या किया गया कि 9 मई 85 ऑफ देम वर डिसमिस्ड। 85 को क्या कर दिया इन्होंने, डिसमिस कर दिया, मतलब जॉब से निकाल दिया और उनको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया, ठीक है। इट स्पार्क्ड ऑफ द जनरल म्यूटनी अमंग द इंडियन सोल्जर स्टेशन एट द मेरठ। इससे क्या हुआ कि 85 को जैसे ही जेल में डाला, इससे एक चिंगारी जो है वो लग गई और मेरठ के जितने भी सोल्जर थे वो खिलाफ हो गए, किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। 10 मई, 9 मई के बाद 10 मई को क्या हुआ, दे रिलीज देयर कॉमरेड्स, किल्ड देयर ऑफिसर्स एंड अनफिल्ड नहीं है ये, क्या है, अनफ्लर्ड, ठीक है, अनफ्लर्ड दी बैनर ऑफ रिवोल्ट। 10 मई को इनके दूसरे साथी आए जो कि 85 जेल में थे, उनके दूसरे साथियों ने आकर के इनको मेरठ जेल से निकाला और ऑफिसर्स को मार करके पूरे बैनर्स लहरा दिए, किस चीज़ के, रिवोल्ट के। और सोल्जर एंड सिविलियन शाउटिंग मारो फिरंगियों को, ठीक है। क्या इन्होंने स्लोगन दिया कि मारो फरंगी को, मतलब सब लोग क्या बोल रहे थे, मारो फरंगी को, ठीक है। आप देखो क्विकली रिवाइज करेंगे कौन से वाले, इमीडिएट काजेज। तो हमने पढ़ा कि 29 याद रखेंगे 29 मार्च को क्या हुआ, 29 मार्च को मंगल पांडे ने 2 अपने ऑफिसर्स को मार दिया, एक था ह्यूगसन और दूसरा था बोग, ठीक है। और कहाँ पे,
बैरकपुर कलकत्ता में, ठीक है, याद रह जाएगा। मंगल पांडे जो था वो 34th इन्फेंट्री का सोल्जर था। उसके बाद हमने बात करी कि अब 29 ऑफ मार्च को तो इसने मार दिया, लेकिन अब क्या हुआ कि 9 ऑफ अप्रैल को इसको क्या कर दिया गया, 9 अप्रैल को इसको हैंग कर दिया, ठीक है, 9 अप्रैल नहीं, सॉरी, 8 ऑफ अप्रैल, 8 ऑफ अप्रैल को क्या कर दिया, मंगल पांडे को फांसी दे दी, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात करी 24 ऑफ अप्रैल, ठीक है, 24 ऑफ अप्रैल याद रखेंगे। सबसे पहले 29 ऑफ मार्च क्या हुआ, मंगल पांडे ने 2 सिपाहियों को मार दिया। 8 अप्रैल को, मार्च नहीं, 8 अप्रैल को क्या किया गया, मंगल पांडे को क्या लगा दी गई, फांसी लगा दी गई। और 24 ऑफ अप्रैल को 90 सोल्जर्स ने मना कर दिया, जो कि 3rd कैवलरी के सोल्जर थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम इनफील्ड राइफल का यूज़ नहीं करेंगे। और इन 90 में से जो 85 थे, इनको कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। कब, 9 ऑफ मई, याद रह जाएगा, 9 ऑफ मई को इनको कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। और 10 मई को क्या होता है कि इनके बाकी वाले साथी आकर के क्या करते हैं, वहाँ पे फायरिंग करते हैं और ऑफिसर्स को मार के इन सबको बाहर निकालते हैं। और ये सारे के सारे बैनर लहराते हुए किसका, रिवोल्ट का, आगे बढ़ते हैं। और क्या मुंह से बोलते हुए आगे जाते हैं, मारो फिरंगी को। और ये इवनिंग के टाइम पे निकल पड़ते हैं किसकी तरफ, दिल्ली की तरफ। और वहाँ जाएंगे किसके पास, बहादुर शाह सेकंड के पास, ठीक है, बहादुर शाह सेकंड के पास जाएंगे कि हमें ज्वाइन करो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। तो इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। सो थैंक यू।